Hi everyone, hope you all are doing well. Today we will discuss the question number 15 of UPSC Mains on UPSC Mains GS paper 3. Following the same pattern as our previous video, first we will analyze the question into three parts: introductions, main body content, and conclusion. Then we will structure answer into three parts. Sorry, we will analyze the question into three parts: meaning of the question, code demand of the question, and sources of the question. Then we will structure the answer into three parts: introduction, main body content, and conclusion. So without wasting any time, let's start the today's discussion. तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2025 का जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था, में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हमारी 2 वीडियो चल रही है। एक चल रहा है हमारा आंसर राइटिंग का, दूसरा चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, उस पे डिस्कस कर रहे हैं अभी फिजिकल ज्योग्राफी। ऑलरेडी आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने अलग-अलग यूनिट में डिवाइड करके डिस्कस किया था। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने एशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, फिर जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट्स के क्वेश्चन थे, इस तरीके से डिस्कस किया था। सिमिलर उसी तरीके से हमने पॉलिटिकल का भी डिस्कस किया है। अभी हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसमें हम अभी यूनिट ए फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगा, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरीके से भी हम प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और एक आपको आंसर राइटिंग का देखने को मिलेगा। ये 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं 3 पार्ट में कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाहता है, मतलब कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है और सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है, बेसिकली क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला कुछ पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन-कौन से नए और इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है वो लेकर के आ रही है, पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ इसमें क्या पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। मतलब उनकी जो इनकम है, कॉस्ट कम होना, रिस्क कम होना और ओवरऑल लाइवलीहुड बेटर होना, किस तरीके से इस पे इम्पैक्ट पड़ा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। अब सिंपल वर्ड में समझ लो, नैनो टेक्नोलॉजी फार्मिंग को ज़्यादा इफेक्टिव और साइंटिफिक कैसे बनाती है और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो फार्मर्स को किस तरीके से मिल रहा है। उनकी लाइफ यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उस पे किस तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन यूपीएससी मेंस CS3 का है। सिलेबस टॉपिक की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर। स्टैटिक सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी, साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी बेसिस पे नजर आएगा। रिपोर्ट्स ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इंटेंटिव्स रिलेटेड टू एग्रीटेक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, ये क्वेश्चन के सोर्स नजर आएंगे आपको। को डिमांड की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में जो मेन फोकस है वो आपको किस पे होना चाहिए, डिफिनेशंस देना नहीं है, बल्कि एग्जामिनर के एक्सपेक्ट जो आपसे कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर में एक्सप्लेन करना है, जैसे इनपुट्स इम्प्रूवमेंट्स, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, सॉइल हेल्थ एंड वाटर यूज एंड सॉरी सॉइल हेल्थ, वाटर यूज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो लिंक इस्टेब्लिश करना है इसमें आपको फार्मर्स का किसके साथ, सोशो इकोनॉमिक्स अपलिफ्टमेंट के साथ, जिसमें आपका कॉस्ट रिडक्शंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इनकम स्टेबिलिटी एंड रिस्क मिटिगेशंस, जैसे क्रॉप फेलियर, एक्सक्लूसिव केमिकल यूज। थर्ड, टेक्नोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर प्लस फार्मर वेलफेयर का क्लियर कनेक्शंस आपको इसमें कनेक्ट करते हुए आंसर लिखना था।
ये ओवरलोड हमारे क्वेश्चंस का कोर डिमांड है, जो पॉइंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। मैंने कोर डिमांड बता दिया, अगर आप इस बेसिस पे अपना आंसर खुद लिखना चाहते हैं, तो ये इस ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी ही नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, या आप उस पॉइंट्स के बाद अपने आंसर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो आंसर था वो किस तरीके से फ्रेम हुआ। क्योंकि देखो, अगर आपको ये लगता है ना कि आप सिर्फ़ सिलेबस पढ़ करके कंप्लीट करके आप यूपीएससी का मेंस, प्रीलिम्स, मेंस निकाल सकते हो, तो थोड़ी-सी आप गलतफ़हमी में हो। क्योंकि अगर आप एक डाटा आप एनालाइज़ करो कि मान लो, एवरेज मान के चलो 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 5 लाख, मिनिमम 5 लाख लेके चलो, तो ठीक है। वैकेंसी 1200 की निकल के आ रही है, 1000 की निकल के आ रही है। उसमें से सिलेक्टेड सिर्फ़ उतने ही क्यों हो रहे हैं? क्यों प्रीलिम 5 लाख बच्चों में से फॉर्म, मान लो 5 लाख ने फॉर्म फिल करा, उसमें से मान लो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 3 लाख ने नहीं दिया। उसमें से भी प्रीलिम्स कितनों का क्वालीफाई हो रहा है? 50-60 हज़ार बच्चों का प्रीलिम्स क्वालीफाई हो रहा है। तो 50-60 हज़ार बच्चों में से क्यों बच्चों का जो बहुत से बच्चों का मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाता है? आपको क्या लगता है कि उनके पास नॉलेज की कमी होगी? जो प्रीलिम्स क्वालीफाई करके बैठा हो, तो उसके पास तो ये वाला सवाल उठता ही नहीं है कि नॉलेज की कमी होगी। कुछ तो सिलेबस कंप्लीट किया होगा, कुछ तो नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी वो मेंस नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी। तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप डेली का ना 2 हैबिट बना लो, 2 नहीं 3 आपकी हैबिट होनी चाहिए। पहला, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसका प्रॉपर रिवीजन। दूसरा, डेली मिनिमम आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप सॉल्व करें, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज कर लो, जैसा आपको ठीक लगे आप उसको सॉल्व करके थोड़ा सा एनालाइज करो। तीसरा, आपकी डेली 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। पहला, आपका जीएस का, जीएस में जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, और उसमें आपका एक ऑप्शनल होना चाहिए। मतलब आप एक दिन, मतलब एक जीएस का लगा लो, एक ऑप्शनल लगा लो। वीकेंड में आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, एथिक्स के लिए कर सकते हो। तो आप इसको ना डेली के रूटीन में कर लो। अगर किसी इन केस किसी दिन किसी काम में स्टडी नहीं हो पा रही है, लेकिन आप ये 3 चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस रखें। रिवीज़न, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। तभी आपकी जो सिलेक्शंस की जो पॉसिबिलिटी है वो तभी ज़्यादा रहेगी। तो देखो, और ज़्यादा हम कुछ इधर-उधर की बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट अब अपने आंसर पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस में बेसिक आपको ये मैसेज लिखना, मतलब मैसेज रिप्रेजेंट होना चाहिए एग्जामिनर के साथ फ्रंट में आपके आंसर शीट पे, कि जो नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है वो एक नए डायरेक्शंस में लेके जा रही है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को। तो ट्रेडिशनली फार्मिंग से हट करके अब जो फार्मिंग है प्रिसीजन बेस्ड, ज़्यादा इफेक्टिव और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनती जा रही है। जैसे कि इसमें एक वर्ड आया हो है कि इसमें हम एक वर्ड की बात करते हैं, पैराडिगम शिफ्टिंग या शिफ्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फार्मिंग का जो अप्रोच है वो आज के टाइम पे क्या है, बदलता जा रहा है। पर अब नई तरीके से एग्रीकल्चर की जा रही है। मतलब अब एक नए अब जो अंदाज़े से, मतलब अब इसके जो जैसे हमारी कंट्री में पहले क्या होता था, अंदाज़ा लगा के एग्रीकल्चर की जाती थी। अब वो अंदाज़ा लगा के नहीं किया जा रहा है। अब वो किया जा रहा है साइंटिफिक बेसिस पे, और टारगेटेड तरीके से किया जा रहा है। तो साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट इंटेंटिव्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन 2007 का, और जो और प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईएफएफसीओ नैनो यूरिया 2001 का। ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ थ्योरी पर ही नहीं, अब बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स के लिए ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
तो इस टेक्नोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो मेन एम है वो क्या है? फूड सिक्योरिटी को मतलब फूड सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी कम करना और फार्मर्स को इकोनॉमिकली और टेक्निकली इम्प्रूव या सॉरी एम्पावर करना। तो और साथ ही आप ये सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो और इसमें आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, आर्टिकल 48 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड। आर्टिकल 48 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 48 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो सपोर्ट करती है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को एम्पावर करने की बात की जाती है आर्टिकल 48 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें जो कि इसके बारे में बात करता है जीरो हंगर का। तो इसका जो गोल है यानी कि जीरो हंगर के गोल्स के साथ ये क्या करती है? अलाइन करती है, जिसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और फूड एबिलिटी पर भी है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स किसमें लिख सकते हो? इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो। अब हम मेन बॉडी कंटेंट पे डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी कंटेंट में हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला एडवांसमेंट, दूसरा रोल इन अपलिफ्टिंग सोशो इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ फार्मर्स एंड कुछ चैलेंजेस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या है? अ, अगर हम इसकी बात करें तो इस सेक्शंस में आपको ये बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर के कौन-कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट ला रही है और कैसे ये फार्मिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सेफ और सस्टेनेबल बना रही है। हर पॉइंट एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करते हुए आपको आंसर लिखना है। इसमें हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास नैनो फर्टिलाइजर्स फॉर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। अब इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज में होते हैं। तो जिससे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाता है? एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट कम करता है और कम क्वांटिटी में बेटर जो रिज़ल्ट है वो आपको बेटर यील्ड देखने को मिलेगा या बेटर यील्ड देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अ, आईएफएफसीओ नैनो यूरिया 20 से 30% फर्टिलाइजर्स की बचत हुई है और प्रोडक्शंस भी इम्प्रूव हुआ है। साथ ही केमिकल पॉल्यूशंस भी कम हुआ है दूसरे पॉइंट की। और नैनो पेस्टिसाइड्स फॉर इको फ्रेंडली प्रोटेक्शन। जिसका मतलब क्या है? यहाँ ये आइडिया है कि जो पेस्टिसाइड्स कंट्रोल तरीके से रिलीज होता है, पूरे फील्ड के साथ पॉइज़न करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे ओवर यूज़, रिड्यूस और पेस्ट्स में रेसिस्टेंस कम होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें आईसीएआर और सीआईसीआर की कॉटन ट्रायल्स में कम पेस्टिसाइड्स यूज़ करके भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास नैनो सेंसर्स फॉर स्मार्ट फार्मिंग। इसका मतलब है कि फार्मिंग में रियल टाइम मॉनिटरिंग, नैनो सेंसर्स सॉइल और प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, पानी की कमी या डिजीज को तुरंत ही क्या कर लिया जाता है? डिटेक्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल आईआईटी कानपुर के जो नैनो बायो सेंसर सॉइल में यूरिया लेवल चेक करते हैं, जिससे फार्मर सिर्फ उतना ही इनपुट देते हैं जितना कि ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट आता है पोस्ट हार्वेस्ट रिजर्वेशंस। इस पॉइंट में मीनिंग ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोडक्शंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हार्वेस्ट के बाद के जो लॉसेस को भी ये क्या करता है? कम करता है। तो नैनो कोटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर जो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि जो फ्रूट या वेजिटेबल की जो फ्रेशनेस है वो कुछ ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। एग्जाम्पल आईसीएआर प्लस CIPHET की नैनो कोटिंग से मैंगो और टोमेटो 1 हफ्ते से ज़्यादा फ्रेश रह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास वाटर प्यूरिफिकेशन एंड स्ट्रेस रिसाइलेंस। यहाँ फोकस ये है कि जो वाटर की जो कमी हो रही जा रही है आज के टाइम पे, यानी कि जो वाटर सेरेनिटी और क्लाइमेट स्ट्रेस पर नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो मटेरियल्स पर पानी को सस्ते इफेक्टिव तरीके से क्या करता है? फिल्टर करता है। तो जिससे कि जो ड्रॉट वाले एरिया होते हैं या जो ड्रॉट कंडीशंस होते हैं, मे बी
एग्रीकल्चर के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ITFR की जो नैनो मेम्ब्रेन्स बैकरिस वाटर को क्या करता है, लो कॉस्ट पर प्योरीफाई करता है, जो ड्राई एरिया के लिए फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूजफुल है। तो ओवरऑल की बात करें तो ये पूरा सेक्शन ये दिखाता है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इनपुट एफिशिएंसी बढ़ाती है, कॉस्ट और इन्वायरमेंटल जो डैमेज है उसको कम करती है और फार्मिंग को स्मार्ट और फ्यूचर रेडी बनाती है। अब बात करते हैं रोल इन अपलिफ्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर फार्मर्स के लिए। तो इसमें भी हम कुछ 4 पॉइंट्स बात डिस्कस करेंगे, 4-5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट का जो ओवरऑल मीनिंग है वो ये दिखाता है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, सिर्फ फार्मिंग टेक्निक यूज़ तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्टिव फार्मर्स की इनकम, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी पड़ता है। पहला, जैसे कि हम बात करते हैं हायर इनकम फॉर इनपुट सेविंग। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो नैनो इनपुट्स है स्पेसिफिकली नैनो यूरिया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशंस को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। तो जिससे उपज क्या होता है, यानी कि जिससे बिना उपज को घटाए क्या कर सकते हैं हम अपनी इफेक्टिव तरीके से, मतलब इसमें आपका वो जो उपज है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो घटेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ₹240 की एक नैनो यूरिया बोतल ट्रेडिशनली 3000 यूरिया के बैग को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो जिससे स्मॉल अमाउंट में भी मार्जिनल फार्मर्स डायरेक्ट सेविंग होती है। दूसरा पॉइंट, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनर्जी इफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जब नैनो यूरिया को ट्रेडिशनली NPK फर्टिलाइजर्स के साथ स्मार्ट तरीके से यूज किया जाता है तो कम इनपुट में भी वही आउटपुट हमें मिलता है। तो जिससे फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशंस की जो एनर्जी कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल, माइस फार्मर्स ने 25% कम नाइट्रोजन यूज करते के से जो प्रोडक्शन है वो हासिल किया था। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस थ्रू क्वालिटी प्रोड्यूस। यहाँ फोकस है कि मार्केट लिंकेज पर है, यानी कि नैनो जो कॉटिंग से प्रोडक्शन ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं, तो जिससे फार्मर्स डिस्टेंस मार्केट और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र के जो मैंगो है, एक्सपोर्टर्स ने उन्हें मिडिल ईस्ट के मार्केट में भी क्या किया था, सेल किया था बिना स्पॉइलिस के साथ। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास environmental सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। तो यहाँ लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक्स बेनिफिट एक्सप्लेन किया गया है। कम केमिकल यूज करके सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होती है। यदि अगर हम कम केमिकल वाली फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इससे सॉइल हमारी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सॉइल की जो हेल्थ वो अच्छी रहेगी, यानी कि हेल्थ रिस्क कम होगा और फार्मिंग सस्टेनेबल बनती है। एग्जाम्पल, नीति आयोग का जो विजन है वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नैनो पेस्टिसाइड्स रूरल फैमिलीज के लिए टॉक्सिक यानी कि टॉक्सिक एक्सप्योर का काम कर रही है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हाई एंड और इलाइट फार्मर्स तक सीमित नहीं है। अफोर्डेबल नैनो प्रोडक्ट्स और ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग से स्मॉल फार्मर्स भी प्रिसीजन फार्मिंग से बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के ड्रोन पायलट्स में कम टाइम और कम लेबर में ज़्यादा एरिया को क्या किया है, कवर किया है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले। ओवरऑल मीनिंग की बात कर लेते हैं इसकी। तो ये सेक्शंस क्लियर करता है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इनकम बढ़ाने, कॉस्ट कम करने, मार्केट एक्सेस इंप्रूव करने और सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसी वजह से जो फार्मर्स है, फार्मर्स के सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है। अब हमें इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो चैलेंज आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, जैसे जो मिक्स्ड प्रोडक्शंस है उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, उसमें चैलेंजेस देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ ये पॉइंट है कि नैनो यूरिया हर कंडीशंस में स्टैंड अलोन सॉल्यूशन नहीं है। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
की स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि सिर्फ नैनो यूरिया पर डिपेंडेंट किया गया तो वीट और पैडी की जो उपज है, यानी कि जो प्रोडक्शंस है, वो 13 से 21% तक क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं, और बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडॉप्शंस बैरियर्स, एडॉप्शंस बैरियर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाटा ये एक फैक्ट रिप्रेजेंट ये कर रही है कि सेल्स तो बढ़ रही है, बट फिर भी ग्राउंड लेवल पर एडॉप्शंस अभी भी लिमिटेड है। इसका मतलब है कि फार्मर्स में ट्रस्ट गैप, अवेयरनेस की कमी और रिस्क प्रिस्क्रिप्शंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो स्मॉल फार्मर्स अभी भी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है रेगुलेशंस एंड इक्विटी कंसर्न। इस पॉइंट का सेंस ये है कि नैनो प्रोडक्ट्स की लॉन्ग टर्म सेफ्टी, जो प्राइसिंग और जो प्रॉपर ट्रेनिंग पर क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। अगर रेगुलेशंस और एक्सटेंशन वीक रही तो एडवांस्ड फार्मर्स ज़्यादा बेनिफिट ले जाएंगे, रूरल इनक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो बड़े फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता चला जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप अगर कंक्लूजन लिखना चाहो तो कौन-कौन से पॉइंट मेंशन कर सकते हो, बाकी नोट्स के लिए आप ये सारे पॉइंट्स और ईज़िली आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। देखो अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन में, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स बन सकती है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ कॉस्ट कम करने और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आगे का जो आपको पाथवे नज़र आएगा, यानी कि जो रास्ता नज़र आएगा, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना ही नहीं, बल्कि इंडिजीनियस R&D को स्केल अप करना, ताकि जो सॉल्यूशंस है इंडियन सॉइल्स और क्लाइमेट के हिसाब से हो। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस ओवरसाइट चाहिए, ताकि सेफ्टी और ट्रस्ट दोनों इंश्योर हो सके। फार्मर्स फ्रेंडली एक्सटेंशन सिस्टम ज़रूरी है, जिससे कि टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर भी सही तरीके से अडॉप्ट किया जा सके। तो ये कंक्लूजन से आप अपने आंसर को क्लोज कर सकते हो। तो यही था फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन। तो होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अपने कोई फीडबैक, सजेशंस या कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं रेगुलरली कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, तो मेरी जो पूरी ट्राई रहेगी, मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा MCQ का। टेक केयर, जय हिंद।